मेन चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ colonialism and why did Europeans comes to India. Okay, and the next one is India's economy and geopolitical standing before and during the colonial period. मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे हम मीनिंग क्या है भाई। आप जो कॉलोनियलिज्म है उसका मीनिंग क्या है, मतलब कॉलोनियलिज्म होता क्या है। दूसरा पढ़ेंगे यूरोपियन इंडिया में क्यों आए। तीसरा पढ़ेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है और जो जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग थी कॉलोनियल पीरियड से पहले और बाद में और उसके दौरान, मतलब बेसिकली कॉलोनियल पीरियड से पहले और उसके दौरान वो हमारी इकोनॉमी कंडीशन कैसी थी, मतलब हमारा देश बेसिकली अमीर गरीब ये इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमी मतलब पैसे की कंडीशन में मजबूत था कि नहीं था। एंड फोर्थ वन पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ इंडिया। इम्पैक्ट क्या क्या पड़े ये चीजें पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 18 सेंचुरी में 18 सेंचुरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो मुगल रूलर थे वो कमजोर पड़ चुके थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए, क्योंकि आप जानते हो हमारे यहाँ पे लगभग काफी समय तक अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था। तो आखिरी जो स्ट्रॉन्ग मुगल था वो औरंगजेब था, उसके बाद में जितने भी मुगल रूलर आए सब कमजोर थे। तो 1707 में उनकी डेथ होगी, डेथ के बाद में वहां पे एक प्रकार से पॉलिटिकल जो इश्यूज थे वो क्रिएट होने स्टार्ट हो गए। क्योंकि पहले क्या था ना, औरंगजेब के समय जो लोकल जो स्थानीय आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रली बंधा हुआ था। अभी क्या है वो कमजोर हो गया, तो सब अपने आप को फ्री घोषित करना स्टार्ट कर दिया, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया। क्योंकि उस समय ना प्रोविंसेस होते थे, आज के टाइम पे जैसे हम आज इंडिया काउंट करते हैं उस समय इंडिया नाम का कोई चीज नहीं होती थी। अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ऐसे ही उस समय भी होता था। बट वो राजाओं के अधीन होते थे। बेसिकली उस समय मुगल राज कर रहे थे तो मुगल सुल्तान थे, उनके अधीन होते थे। तो जैसे अवध है, बंगाल है और डेक्कन का एरिया है, मराठास हैं और भी बहुत सारे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित कर लिया। भाई भाई आज से हम अलग हैं, हम अलग राज्य हैं, अलग राजा बन गया उनका, उन्होंने अपने आप को अलग घोषित कर लिया। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है। तो जिससे ना इंडिया में ना एक प्रकार की जो फॉरेन इन्वेजन था वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि सब टूट गए। बंदी स्टिक्स अगर इकट्ठी हैं तो उसको तोड़ना मुश्किल है, बट डिफरेंट डिफरेंट स्टिक्स हो जाए तो उसको एक एक करके आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो हमारे यहाँ पे ना सबसे पहले यूरोपियंस ट्रेडिंग जो कंपनीज थी वो आई, वो केवल ट्रेड करने के उससे आई थी। चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लें या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें या फिर हम डच की बात करें, तो सारे के सारे सिर्फ वो बेसिकली यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, और ये व्यापार कब एडमिनिस्ट्रेशन बन गया ये धीरे धीरे हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पढ़ते हैं द एज ऑफ कॉलोनिज्म। द एज ऑफ कॉलोनिज्म, देखो किसी भी चीज को पढ़ते हो तो सबसे पहले उसकी टाइमलाइंस बना लिया करो, उसके पॉइंट टू पॉइंट उसको मेंशन कर लिया करो। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें द एज ऑफ कॉलोनिज्म। भाई एज ऑफ कॉलोनिज्म क्या है? ये पूछ रहा है कि हमारे यहाँ कॉलोनिज्म को बोलते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद ये हिंदी में बोलते हैं, हालांकि इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। बट कॉलोनिज्म क्या है, मतलब ये प्रोसेस क्या है, मतलब ये होता क्या है कॉलोनिज्म। देखो कॉलोनिज्म एक प्रकार का वो प्रोसेस है जिसमें कोई पावरफुल कंट्री क्या करता है, पावरफुल कंट्री एक दूसरे कंट्री पे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली
अपना अधिकार, अपना कंस्ट्रेंट कर लेता है, मतलब उसको उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है। कैसे कैसे? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली। दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, यदि कोई एक कंट्री के ऊपर द डोमिनेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर द डोमिनेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर brings about the change in its political, economical और social culture life। तो कोलोनिज्म क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। इट इज एक प्रकार का प्रोसेस है ये, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री रहता है, ठीक है। ये कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इस कंट्री ने एक कोई वीक कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। और जब इसने इसके ऊपर अटैक किया, अभी हमारे ऊपर वैसे तो अंग्रेजों ने अटैक नहीं किया था, बट वो ट्रेड करने आए थे, या कोई भी तरीके से अगर वो अटैक करते हैं, या किसी भी तरीके से, नॉट ओनली अटैक, कोई भी तरीका हो सकता है, ट्रेड करने आए थे। अब वो जब ट्रेड करने आए तो इन्होंने इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमी मतलब पैसे से, यानी व्यापार, ये बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। और पॉलिटिकली मतलब यहाँ पे अभी नेता वगैरह उन्हीं के होने लगे, मतलब राज राज किसकी है, जैसे अभी आज के टाइम में पीएम को सुनते हैं। तो ये पॉलिटिकली और कल्चरली। कल्चर कैसे चेंज किया? पता है हमें, बहुत सारे इन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश की थी, मिशनरीज आए थे। मिशनरी जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं, किसी धर्म का प्रचार करने के लिए, जैसे कुछ स्पेशल लोग थे वहां पे जो इंग्लैंड से आए थे, वो बोलते थे कि भाई मतलब क्रिश्चियन धर्म जो है, जैसे हम हिंदू हैं ऐसे क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म जो है वो एक स्पेशल, हमारे यहाँ पे जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म है। तो आज हमारे यहाँ पे ईसाई धर्म भी माना जाता है, बहुत सारे कुछ लोग हमारे यहाँ ईसाई धर्म को भी फॉलो करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भाई ईसाई धर्म जो है, क्रिश्चियनिटी जो है वो सबसे टॉप में है, बाकी कोई धर्म नहीं है। ये इस प्रकार से उन्होंने कल्चर के तौर पे भी, और अपना ट्रेडिशन जैसे सूट बूट पहनना स्टार्ट कर दिया, और बहुत सारी और भी चीजें, जैसे खान खान पान हो गया, हम देसी खाना खाते थे, उन्होंने पिज्जा बर्गर, बेसिकली ये चीजें जो बाहर से आई थी, कॉफी स्टार्ट कर दी उन्होंने, उन्होंने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया। ये सब चीजें बेसिकली एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे समाज को अपने रूप में ढालने के लिए उन्होंने जकड़ लिया, चाहे वो ट्रेड के रूप में, चाहे वो पॉलिटिकल, क्योंकि उनके टॉप मोस्ट लीडर उन्हीं के रहते थे लीडर के तौर पे, और या फिर कल्चर के तौर पे। अंडरस्टूड? सो ये था कॉलोनिकल एज। आपने पढ़ा कि इस प्रकार से उनका बेसिकली एक कॉलोनी बना ली उन्होंने। कॉलोनिज्म कॉलोनी से बन के बना है, कॉलोनी प्लस निज्म, मतलब कॉलोनी बनाना, अपना पूर्ण रूप से अधिकार कर लेना, चाहे इकोनॉमी तौर पे, सोशल तौर पे और कल्चर तौर पे, ठीक है। ये कुछ टाइमलाइंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। भाई 1440 की बात है, वास्को डी गामा जब आया था, वास्को डी गामा उस समय 1498 के आसपास में वास्को डी गामा ने कालीकट कोझिकोड के पास जो है एंट्री करी थी। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ। यूरोपियंस कंट्रीज में क्या था, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ है यूरोपियंस कंट्री में। तो वहाँ पे ना लोग, भीड़, जैसे आज की टाइम पे जनसंख्या देखते हैं कि हमारे एशिया में जनसंख्या ज़्यादा, चाइना, इंडिया में, यहाँ पे बांग्लादेश में, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। तो उस समय ना यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जनसंख्या होती थी, तो वो ना रोटी के लिए, ब्रेड के लिए वहाँ बहुत मारामारी थी। तो वहाँ के लोग क्या सोचते थे कि कहीं और जाके कहीं अपना कुछ सिस्टम सेट कर दें, वहां से कुछ कमाने लग जाएं। इस प्रकार से वो लोग मतलब देशों की खोज करते थे। एक तो वो कारण हो गया। दूसरा, ये हमारा यूरोप के साथ पहले भी मसाले का व्यापार होता था, तो उनको पता था कि भाई इंडिया नाम का कोई कंट्री है, इंडीज नाम का कोई कंट्री है जहाँ पे हम, हमारे जो पूर्वज व्यापार करते थे। उसके दौरान क्या हुआ, ये कनेक्शन बीच में कट गया था, क्योंकि बीच में ना जो अपने ये कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, यहाँ पे ना बीच में ये कुछ, जैसे
मुस्लिम धर्म के लोग जो है उन्होंने जैसे ये आपके जो सऊदी अरब के जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है, दुबई है, यूएई, ये इन कंट्रीज में ना इन्होंने बैरियर बना दिया था। ये कंट्री यूरोपियंस को इधर आने नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने कोई दूसरा रास्ता ढूंढा भाई। ये इंडिया है, इस इंडिया में यहाँ पे जैसे पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है अभी, पाकिस्तान पहले तो इंडिया का पार्ट होता था, यहाँ ईरान इराक है इस साइड में, और ये यहाँ जाके यूरोपियन कंट्रीज थे। तो ये यहाँ से रास्ता था पहले जाने का यहाँ पे, बट ये इन्होंने कट कर दिया। तो इन्होंने, ये अफ्रीका कंट्री है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है पूरा, तो इन्होंने कोई दूसरा रास्ता ढूंढा। ये यहाँ से आने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने जब यहाँ से आने की कोशिश करी उस समय, ये जब वहां से चले तो ये कुछ तो, जैसे ये मान लिया फॉर एग्जांपल ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये अपना इंडिया है, मतलब एशिया है, चाइना वाइना इधर है, और ये नॉर्थ ईस्ट, सॉरी मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट मतलब आपका सऊदी अरब और ये है, और यहाँ पे आपका नीचे अफ्रीका, और यहाँ पे अमेरिका है, ऐसे दो हिस्सों में। ठीक है, ये एक हिस्सा ऐसे है और एक हिस्सा ऊपर ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जब यहाँ से चले तो इनको ये पता था कि भाई यहाँ इस साइड में पूर्व में जाएंगे तो इंडिया मिलेगा। ठीक है, और एक इनको ये पता था कि मतलब ऐसे घूम के जाएंगे तो यहाँ वापस आएंगे, इस साइड पे आ जाएंगे हम, मतलब अर्थ गोल है, इस साइड में आ जाएंगे तो हम इंडिया में आ जाएंगे। तो यहाँ से ना कोलंबस चला और वास्को डी गामा चला पुर्तगाल से। तो जब ये कोलंबस ने सोचा मैं इस साइड से जाऊंगा और उससे पहले यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अर्थ जो है वो गोल है करके। तो इस ये यहाँ से चला, तो जब ये यहाँ से चला तो ये चलते चलते ना अ, एक ऐसी जगह पहुंचा, वहां भी मसाले ज्यादा मिलते थे, और बेसिकली वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट था, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट था। तो वहां पे जाके ये रुक गया। इसने सोचा कि भाई यहाँ तो मसालों जैसी खुशबू आ रही है, तो इसने वहां बंदरगाह के ऊपर अपना जहाज लगा दिया। तो वहां देखा कि यहाँ बंदरगाह है और यहाँ पे अच्छे मसालों की खुशबू आ रही है, सेम इंडिया जैसी फीलिंग है। तो इसने उसको वेस्ट इंडीज का नाम दिया, क्योंकि ये वेस्ट में था, वेस्ट इंडीज का नाम दिया। और ये वास्को डी गामा यहाँ से, इसी ने अमेरिका की खोज की थी एक्चुअली, कोलंबस ने। ठीक है, और ये वास्को डी गामा यहाँ से होते हुए यहाँ केप ऑफ गुड होप करके एक जगह है साउथ अफ्रीका में, यहाँ केप ऑफ गुड होप करके इस जगह रुका, और यहाँ से ये आगे इसने देखा कि आगे तो कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, ये वापस चला गया। उसके बाद ये फिर दोबारा आया, दोबारा फिर इसी रास्ते से, अब की बार क्योंकि यहाँ पे इसकी काफी जो नाविक थे वो काफी खत्म हो गए थे, काफी कमजोर हो गए थे, कुछ खत्म भी हो गए थे क्योंकि खाना भी नहीं मिल पा रहा था इनको। तो अगली बार जो इसके पूरी तैयारी करके आया, इसने फिर आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के एक कोई मुस्लिम व्यापारी थे उसके साथ आया था, और यहाँ कालीकट में, इंडिया के पास कालीकट में एंट्री करी। ये इंडिया है, मैं थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ। मैं एक थोड़ा सा वैसे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये मान लिया इंडिया है अपना। ठीक है, उस समय ये सारा इंडिया होता था एक्चुअली, ये ऐसे, उस समय ऐसे इंडिया होता। तो ये यहाँ पे आके कालीकट में आके एंट्री कर गया था। ठीक है, तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में एंट्री करा। उसके बाद 1560 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंक्विजिशन एट गोवा, मतलब 1560 में इन्होंने कुछ गोवा के अंदर अपना जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपना स्टेशन स्थापित कर दिया था। 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी वहां होड़ मच गई थी, वहां और भी लोग आने लग गए थे। और वहीं 1600 के अंदर, 1600 में 1608 के आसपास में वहां इंग्लैंड के अंदर भी महारानी एलिजाबेथ ने परमिशन दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, भाई आप भी जाओ व्यापार करो करके। तो वो भी इंडिया में आ गए थे, और फ्रेंच भी आ गए थे। एंड 1612 से 1690 के बीच में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड सूरत से, मद्रास से, बॉम्बे से, कलकत्ता से व्यापार करना शुरू भी कर दिया था। 1771 में इन्होंने डच भी आए उसके बाद में, वो भी यूरोपियंस थे। डच के साथ जो कालीकट का बैटल था वो बैटल किया,
और 1757 में ब्रिटिश ने प्लासी का युद्ध किया। मतलब ये हिस्ट्री है बेसिकली, एक मोटा मोटा, आप जस्ट इसको रिमेंबर रखो, ज़्यादा इसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फर्स्ट ग्रेट फेमाइन इन बंगाल के अंदर 1770 से 72 के बीच में, और खासी अपराइजिंग हुआ 1829 से 1833 के बीच में। 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ। मतलब बहुत सारी चीजें हुई उस समय भाई। मराठों के साथ युद्ध हुआ। और 1835 में अपना जो इंडियन एजुकेशन के अंदर बदलाव किए गए भाई, इंडियन एजुकेशन में इंग्लिश को लागू किया गया। और 1858 में जो ब्रिटिश राज के क्राउन के प्रति, सॉरी, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो एक विद्रोह हुआ था, जिसमें मंगल पांडे वगैरह भी मारे गए थे, ठीक है, शहीद हुए थे मानते हैं उनको। एंड 1848 से 49 में जो सिख एम्परर था उस वो खत्म हो गया था बेसिकली। और 1857 में रेबिलियन हो गया था। 1858 में डायरेक्ट क्राउन का अधिकार हो गया था। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, फिर क्राउन का अधिकार हो गया था। तो एक टाइम लाइन्स थी, एक चीज को जस्ट रिमेम्बर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कॉलोनियलिज्म को ट्रैक किया जा सकता है, हम एंशिएंट टाइम में भी देखते हैं। एंशिएंट टाइम में बीसी में जैसे सीरियंस आए थे, बेबीलोनियन थे, पर्शियंस थे। ये क्या करते थे, ये टेरिटरीज के ऊपर मिलिट्री कंक्वेस्ट करते थे, ठीक है। मतलब ये कॉलोनिज्म का जो कंसेप्ट है वो आज का नहीं है। इसमें मैंने बताया ना, बेबीलोनियंस थे, पर्शियंस थे, ये क्या करते थे, मिलिट्री कंक्वेस्ट करते थे, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम पे क्या क्या होता था, ये चीज हम पढ़ेंगे। एंशिएंट टाइम पे क्या होता था, जो इस समय मतलब पर्शियंस थे, सीरियंस थे, पर्शियंस थे, सीरियंस थे, एंड बेबोलोनियंस थे। ये मैं थोड़ा सा रनिंग हैंड में लिख रहा हूँ, बट आप बुक में देख सकते हो स्पेलिंग वगैरह। बेबीलोनियंस, BABYLONIN, बेबीलोनियंस। तो ये क्या करते थे ना, ये मिलिट्री कंक्वेस्ट करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था वो कैसे है, वो क्या करते थे एंशिएंट में, तो ये क्या करते थे, मिलिट्री कंक्वेस्ट करते थे। मिलिट्री कंक्वेस्ट का मतलब वो बेसिकली आक्रमण करते थे, ठीक है। वहां आक्रमण करेंगे, वहां अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करेंगे, और वहां पे बेसिकली उसको वहां लूट पाट मचाते थे वहां पे उस समय। जैसे और उसके बाद ये था बीसी की बात। बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा की बात। अच्छा, ये अभी कंसेप्ट उठता है यहाँ पे कि कॉमन एरा क्या है। देखो, ये मानते हैं हम जीरो को, और जीरो से पहले मानते हैं BCE, BCE, और ये है आपका AD, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा, आफ्टर डोमिनी, या आफ्टर कॉमन एरा भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। मतलब यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4, और यहाँ से शुरू होता था लास्ट वाला बेसिकली, यहाँ जीरो पे शुरू होता है, यहाँ भी 1 2 3 4 ऐसे ऐसे शुरू होता है, ठीक है। ये जितना ज्यादा चला जाता है BC में, उतना ज्यादा पुराना होता जाता है, और ये जितना बढ़ता जाता है उतना हम लेटेस्ट में आते जाते हैं। तो ये BC AD का कंसेप्ट था। अभी हम पढ़ते हैं भाई कैसे, उसके बाद में BC के बाद में AD में रोमन एम्पायर हुआ है। रोमन एम्पायर ने भी यहाँ पे बेसिकली रोमन एम्पायर हुआ है। रोमन एम्पायर वो भी एक पावरफुल कन्क्वेरिंग वास्ट एरिया, यूरोप का, नॉर्थ अफ्रीका का, मिडल ईस्ट का। मतलब रोमन एम्पायर ने भी बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे कंक्वेस्ट किए हैं, बहुत सारे सैनिक आक्रमण किए हैं यूरोप को, नॉर्थ अफ्रीका को, और मिडल ईस्ट मैंने बताया जो आपका सऊदी अरब है, ईरान, इराक, ये मिडल ईस्ट में आते हैं। और वहां से क्या करते थे, ये रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते थे, बेसिकली एक्सप्लोर करते थे, एक्सप्लोर नहीं, एक्सप्लोर करते थे, एक्सप्लोटिंग यानी उनका उत्खनन करते थे।
और आज के टाइम पे जो मॉडर्न कॉलोनिज्म है वो शुरू हुआ 15वीं सेंचुरी में। भाई मॉडर्न कब शुरू हुआ? 15वीं सेंचुरी में। और 15th सेंचुरी में क्या हुआ? मॉडर्न। भाई ये तो था आपका एडी में, एंशियंट में। और मॉडर्न मॉडर्न कॉलोनिज्म ये कब सब स्टार्ट हुआ? 15th सेंचुरी। सेंचुरी 15th सेंचुरी का मतलब है कि 1400 से लेके 1500 ईयर के बीच में, इसको 15th सेंचुरी बोलते हैं। और ये मैंने बताया कैसे शुरू हुआ। वही वास्को डी गामा निकला, मतलब डच लिखे निकले, फ्रांसीसी निकले, और कुछ देशों के ऊपर उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे वहां पे अपना वही पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और इसमें सबसे पहले पुर्तगीज ही थे। और पुर्तगीज ने यूरोप में और अफ्रीका में, मतलब यहाँ पे इन्होंने, और उसके बाद में अमेरिका में, जैसे मैंने बताया था क्रिस्टोफर जो कोलंबस था उसने अमेरिका की खोज की थी। खोज की थी मतलब कोई अमेरिका कहीं से आया नहीं था, अमेरिका तो पहले भी था उधर। बट वो क्या आया था कैरिबियन सी के अंदर 1492 ईस्वी में। मतलब इंडिया की खोज में निकला था, बट वहां पे वो वेस्ट इंडीज पहुंच गया था। आज का जो वेस्ट इंडीज है वहां पे पहुंच गया था। वहां पे भी मसाले मिलते हैं अच्छे खासे, और इंडियंस का कल्चर, सॉरी इंडियंस का जो कलर है सेम वैसा ही कलर वहां पे भी है। ठीक है, तो इसलिए उसने उसको वेस्ट इंडीज बोला था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के ऊपर भी किया, और इंडिया में नॉट ओनली पुर्तगीज थे, उसके बाद डच भी आए, फ्रेंच भी आए, ब्रिटिश भी आए, और इन्होंने अपने अपने अलग अलग ट्रेड सेंटर स्थापित किए। और इन ट्रेड के बाद में इन्होंने धीरे धीरे वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल रूप से, प्रॉपर रूप से वहां पे अपना एक कॉलोनी बसाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये एक प्रकार की शुरुआत थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्या चीज मोटिवेट कर रही थी? भाई क्या मोटिवेशन था जो इन कंट्रीज को भाई इंडिया के अंदर कॉलोनी बसाने के लिए मजबूर कर रहा था? मतलब क्या मोटिवेशन था या रीजन फॉर कॉलोनिज्म इन इंडिया? मतलब क्या चीज थी, क्या रीजन था कि वो यहाँ पे कॉलोनी बसाना चाहते थे? बेसिकली यहाँ पे अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। उपनिवेश, मतलब अपना एक हिस्सा। ठीक है, उपनिवेश, कॉलोनिज्म, कॉलोनी बनाना चाहते थे। तो उसके मेन कारण थे, सबसे पहले तो इंडिया एक रिच कंट्री था। ठीक है। दूसरा, वो अपनी कॉलोनी के ना बहुत अपने उधर से, बेसिकली यूरोपियन कंट्री से उनको नुकसान था, यूरोप मतलब खतरा था। तो यूरोपियन कंट्री से दूर कहीं अपनी कॉलोनी बसाना चाहते थे। तीसरा, प्रोस्परियस था ही इंडिया, उसमें रिच लोग भी थे, सोना, चांदी और भी बहुत सारे मेटल्स अपने इंडिया में भरपूर मात्रा में थे। दूसरा, मसालों का व्यापार बहुत इंडिया में बड़ा जबरदस्त होता था। तो ये सब देखते हुए उन्होंने अपनी यहाँ पे कॉलोनी बसाने के लिए हर यूरोपियन कंट्री ने कोशिश की। हालांकि फाइनल में जो कामयाब हुआ वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड ही कामयाब हुआ। ठीक है। दूसरा इनका मेन कारण था, एक तो था वो लार्ज टेरिटरी को एक्वायर करना चाहते थे। ठीक है। दूसरा, नेशनल प्राइड। भाई नेशन को फर्स्ट, मतलब ये सोचते जिसकी जितनी ज्यादा कॉलोनी वो उतना स्ट्रांग। ठीक है। तीसरा, मैंने बताया रिच रिजर्वायर और रॉ मटेरियल था यहाँ पे। हमारे यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, स्पाइसेस, टिम्बर, लकड़ी भी अच्छी वो मिलती थी। ठीक है। और एक और मुख्य कारण था, ये कंट्रीज ना, मतलब हमेशा कुछ अलग अलग कंट्रीज की खोज के लिए हमेशा रहते थे। भाई उत्सुकता थी इनके अंदर। बेसिकली ये चाहते थे कि कोई और नई कंट्री खोजी जाए। बेसिकली ये क्या थे ना, ये एक्सप्लोर भी करना चाहते थे, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए इसको एक्सप्लोरिंग एज भी बोलते हैं इस समय को। ठीक है, द एज ऑफ एक्सप्लोर ये भी बोलते हैं।
तीसरा जो कारण था वो कारण था यहाँ पे लेबर। जैसे अफ्रीका के अंदर या अमेरिका के अंदर यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी बहुत सस्ता था, लो, लेबर कॉस्ट लो भी था और ना के बराबर था। यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि लोगों की खरीद फरोख्त होती थी, खरीदी ह्यूमंस की। आपने सुना होगा स्लेव बना के रखते थे, ठीक है, और वो इन स्लेव को अपने इंडस्ट्रीज में काम कराते थे, लेबर का काम कराते थे। फ्री लेबर था क्योंकि ये स्लेव बन गए थे, ठीक है, और ये अफ्रीकन कंट्रीज में खासकर था। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज थे तो आदमियों को भरते थे, अमेरिका में ले जाते थे, वहाँ कारखानों में इंडस्ट्रीज में काम कराते थे और वहाँ से पक्का माल जो है वो इंडिया के अंदर लेके आते थे। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे भी भाई, जो एक अपना ट्रायंगल बना था यहाँ पे, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, द ट्रायंगुलर ट्रेड जिसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर ट्रेड। अब ट्रायंगुलर ट्रेड क्या था? तो तीन वे ट्रेडिंग सिस्टम था। कैसे? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, तीन। ये बाद में इंडिया में भी हुआ था ये, नॉट ओनली केवल यहाँ पे था, ये था ट्रायंगुलर ट्रेड, ठीक है। ये था आपका अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन जाती है, ये एक ट्रायंगल बन गई। ये क्या करते थे? अफ्रीका से कच्चा माल और आदमी लेते थे और अमेरिका में ये क्या करते थे, जैसे यूरोपियंस जो अपना तैयार माल था, गुड्स था और वेपन्स था और जो टेक्सटाइल था वो अफ्रीका में एक्सचेंज करते थे। किसके साथ? अफ्रीकन्स के साथ में। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेसिकली स्लेव बनाते थे और उनको ट्रांसपोर्ट करते थे अमेरिका में। और एक अमेरिका में वहां उनकी जो इंडस्ट्रीज थी प्लांटेशन के लिए कच्चे माल, रॉ मटेरियल कहाँ से लेते थे? अमेरिका से लेते थे। तो बेसिकली इनका मेन मकसद क्या था? इनका मेन मकसद था भाई यहाँ से मैंस को, मैन एंड वुमेन और बच्चों को, बट ह्यूमंस को बेसिकली यहाँ से ले जाना, ह्यूमंस को यहाँ से ले जाना और यहाँ पे जाके इनसे प्लांटेशन कराना। प्लांटेशन में जैसे फसल वगैरह उनसे, फसलों में काम कराना, खेतों में काम कराना, ठीक है, ये होता था। और यहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? यूरोप में जाता था। और यूरोप से जो फर्निश्ड माल था, फर्निश मटेरियल जो था वो अफ्रीका में एक्सचेंज करते। किसके साथ? एक्सचेंज विद अफ्रीकन, ठीक है भाई। उनको कुछ सामान दे देते जो अमीर लोग थे और उनको बोलते भाई तुम इतने इतने बंदे दे दो और यहाँ पे हमें लेके जाते, और जहाजों में भर के लेके जाते। बड़ा बुरा हाल था, बड़ी दयनीय कंडीशन थी, ठीक है। सो ये था आपका द ट्रायंगुलर ट्रेड, ठीक है, ये ट्रायंगुलर ट्रेड चलता था। तो मैंने बताया कि इस प्रकार से ये रीजन थे भाई, रिच थे, ठीक है। मैंने मोटे मोटे कारण बताए आपको, हम बहुत रिच थे, ठीक है। दूसरा ये जो यूरोपियंस थे ये सोचते थे कि जिसकी ज्यादा कॉलोनी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री। तीसरा भाई जो उनका एक मकसद ये भी था कि भाई मतलब अलग अलग देशों को खोज करना, उनकी नए नए देशों के अंदर रॉ मटेरियल को निकालना, तो ये सब चीजें वहां पे करते थे। एक और कारण था, एक और कारण क्या था? वो क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, वो क्रिश्चियनिटी को सब जगह फैलाना चाहते थे।
अब सारे क्रिश्चियन हो गए तो उनका माल और आसानी से बिकेगा। मेन मकसद उनका बेसिकली ट्रेड, पैसा कमाना ही था। तो वो मिशनरीज भी साथ में लेके आते थे, और वो मिशनरीज क्या करते थे, वो वो मिशनरीज वो मिशनरीज क्रिश्चियनिटी का प्रसार करते थे, प्रचार करते थे। ठीक है। और हर, जैसे इंडिया में भी मैकाले ने कहा था कि भाई इंडियंस को मतलब कलर कलर से इंडियंस रखो, बाकी सब हाव भाव से सबसे इनको अंग्रेज बना दो। तो उनका मेन मकसद था अंग्रेज बनाना सबको। ठीक है। और वहां ये मिशनरीज क्या करते थे, स्कूल एस्टेब्लिश करते थे, चर्च एस्टेब्लिश करते थे, मतलब चर्च बनाते थे। और जो इंडिजिनियस पीपल पॉपुलेशन थी उनको कन्वर्ट करने पे लगे रहते थे। जैसे कई जगह हमने सुना कि आज भी कुछ लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, कुछ क्रिश्चियन आज भी क्रिश्चियनिटी के तौर पे अपना क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं, और कुछ लोगों को क्रिश्चियन क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही उस समय भी चलता था। उस समय तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि लोगों को ना वो ये बोलते थे कि हम ही सबसे ऊपर हैं, आप सब नीचे हो, आपके धर्म में तो कुछ भी नहीं है, आप तो ऐसा। इंडियंस को तो वो मतलब सब मानते ही नहीं थे, बोले ये तो जानवर हैं, जाहिल हैं, ये तो लड़ते रहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली अपने आप को वो क्या बोलते थे, सिविलाइजेशन, अपने आप को सिविलाइज्ड बोलते थे। ठीक है। और हमें बोलते थे बारबेरिक, भाई ये तो जाहिल हैं, ये तो जानवर हैं। ठीक है। सावेज, प्रिमिटिव, ये चीजें बोलते थे वो। ठीक है। एक और मैंने बताया कि ये था एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। भाई एज ऑफ एक्सप्लोरेशन क्या था, भाई नए नए कंट्रीज की खोज, न्यू लैंड की खोज, बेसिकली डिस्कवर ऑफ न्यू लैंड। ठीक है। ये उस समय ना, इसको इसलिए बोला जाता है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। भाई नए नए देशों की खोज थी, नए नए शी रूट की खोज थी, ना सी रूट खोजना, क्योंकि लैंड रूट का तो इनको पता था, वो तो बंद कर दिया था, बट सी रूट की खोज करनी थी इनको। अभी ये थे भाई कारण क्या क्या थे, क्यों वो यहाँ पे आए। अब उसके बाद है आपका भाई इफेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट क्या क्या पड़े कॉलोनियल, जो कॉलोनिज्म था, यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशन था, इसके इफेक्ट क्या क्या पड़े। अभी क्वेश्चन उठता है, इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, उसके क्या क्या इफेक्ट थे। भाई देखो, सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ही लोगों को मौत के घाट उतारा, क्योंकि ये क्या करते थे, जो इनकी बात नहीं मानता था उसको सीधा खत्म कर देते थे। जो लोकल्स थे ना, जैसे आज के टाइम पे जो हम अमेरिका के अंदर जो देख रहे हैं, वो ये सब इंग्लिश हैं। वहां के अमेरिका के अंदर जब ये कोलंबस गया, उसके बाद में कोलंबस ने जब वहां पे अपना डेरा डाला, उसके बाद धीरे धीरे करके और लोग भी गए वहां पे, जैसे जैसे लोग जाते थे बहुत सारी। अब ये क्या थे ना, ये यहाँ से बहुत सारी बीमारी लेके जाते थे। वो पहले क्या था, दुनिया से कट ऑफ थे, वो अपने अलग अलग जो कबीले होते थे, अलग अलग जो टापू के अंदर जो लोग रहते थे, जैसे आज भी हम ट्राइब्स बोलते हैं जिसको, अलग अलग ट्राइब्स वहां पे रहते थे। तो वो ट्राइब्स के अंदर जाके ना उनको ब्रेड देना, मतलब जो अपना सामान था, जो अभी एडवांस सामान था, वो देते थे, जिससे वो लोग बीमार पड़ गए, और बहुत सारे लोग एकदम से खत्म हो गए। ठीक है। तो धीरे धीरे करके ना इन्होंने जो इंडिजीनियस पीपल थे उनको खत्म कर दिया। अब कुछ तो बीमारी से खत्म हो गए, कुछ को इन्होंने वैसे ही हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया वहां से। कुछ जो बचे उनकी आजादी छीन ली, उनको क्या बना लिया इन्होंने, स्लेव बना लिया। ठीक है। तो जब उनको स्लेव बना लिया, तो वो कुछ लोग बेसिकली भूखमरी से, कुछ लोग ऐसे मर गए। तो ओपनली क्या करते थे, इंडिजियस पीपल को या तो मार देते थे, या उनको एनस्लेव कर लेते थे, या उनसे फोर्स वर्क कराते थे, खाना देते नहीं थे वो, जस्ट नॉर्मली बस काम कराते रहते थे, माइंस में, खेतों में, सब जगह काम कराते थे। इससे जो
कॉलोनी की जो इकोनॉमी थी वो सफर कर गई, क्योंकि लोकल्स लोगों के पास कुछ करने के लिए कुछ था ही नहीं। लोकल्स लोग तो सिर्फ वहां पे लोकल्स को तो सिर्फ किल किया जा रहा था, चाहे वो स्लेव बनाए जा रहे थे, ठीक है, चाहे वो भाई कोई डिसीज से मर गए थे, ठीक है। अभी वहां की इकोनॉमी खत्म, जो लोकल इकोनॉमी थी वो खत्म। तो इन्होंने क्या किया, अभी अपना अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया, अपना सामान बेचना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे अपने लोग वहां पे अपने लोग उसने इन्होंने अपने वहां बैठाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। यानी कुल मिला के वहां पे पूर्ण रूप से अपना अधिकार करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जो लोग अभी लोकल्स खत्म हो गए, तो वहां पे कल्चर कौन सा हो गया, यूरोपियन कल्चर, ठीक है। नेटिव ट्रेडिशन बिल्कुल खत्म, वहां पे उनके मैनर्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी लैंग्वेज सब खत्म, सब क्या आ गए, यूरोपियंस आ गए। और धीरे धीरे इन्होंने वहां पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अपना दबदबा स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया था ना इकोनॉमिकली कैसे, जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको खत्म कर दिया, लोकल्स लोग थे उनको खत्म कर दिया। लोकल ट्रेडर्स को बोला कि भाई तुम इससे ज्यादा, इससे सस्ता नहीं बेच सकते, और अपना सामान इतने में ही बेचना है। और अब जो वो अपना सामान बना बना सामान लेके इंग्लैंड से लेके आते थे, उनको सस्ते दामों में बेचते थे, तो लोग सस्ता खरीदेंगे, तो लोकल ट्रेडर्स धीरे धीरे खत्म हो गए। जैसे आज के टाइम पे भी हम बात करते हैं, भाई चाइनीज सामान मत खरीदो, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी बोला कि चाइनीज सामान मत खरीदो, और भी बहुत सारे लोग ऐसे जो रिक्वेस्ट करते हैं भाई चाइनीज सामान मत खरीदो, हमारा लोकल्स, जो जैसे दिवाली के तौर पे हम दिए लोकल्स से खरीदते हैं, वो हमारे लोकल्स हैं, उन वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के दिए बनाते हैं, उनसे खरीदो, वो बने रहेंगे। एक तो हमारा सामान हमारे पास रह गया, एक हमारा पैसा हमारे पास रह गया, बाहर नहीं गया। तो ये ये रीजन थे, इन्होंने अपना पूरा सेटअप कर दिया वहां पे। और जो लोकल्स थे वो गरीब से गरीब होते गए, उनके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाते गए, सॉरी, और उनका एक्सप्लोरेशन करते गए, वहां से रॉ मेटेरियल निकालते गए। इससे क्या हुआ, इससे वहां का जो इंडिजिनियस पीपल था वो खत्म हो गया। अभी ये लोग यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और अपने वहां इंग्लैंड में जाके इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन आ गया था, इंडस्ट्री स्थापित कर दी थी। तो वहां पे ना कच्चा मटेरियल सस्ते दाम पे लेके जाते थे, वहां से सामान लेके आते थे, और उसको फिर यहाँ पे अपने अपने रेट पे इन्होंने हर कंट्री में बेचना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली उन्होंने जो लेड एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, क्रॉप एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक देश से दूसरे देश में वो चीजें, भाई यहाँ से कच्चा माल उठाओ, वहां पक्का माल लो, यहाँ पक्का माल बेच दो। इस प्रकार से इन्होंने पक्का माल यानी फर्निश्ड माल जो है बेचना, फर्निश्ड जो मटेरियल है वो बेचना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ का लोकल्स जो है उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। अब आगे हम जब देखते हैं कि धीरे धीरे ये चीज जब चरम पे पहुंच जाती है, ये पीक पे आ जाती हैं, तो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट, उससे पहले इंडिया कोई कंबाइंड इंडिया नहीं होता था, अलग अलग प्रोविंसेस होते थे। मद्रास प्रोविंसेस था, बंगाल प्रोविंसेस था, ठीक है, कलकत्ता प्रोविंसेस था, ये अवध प्रोविंसेस था, ठीक है। इधर हम देखेंगे तो अपना दिल्ली का एक अलग एरिया था, इधर पाकिस्तान में एक अलग लाहौर अलग था। तो ये सब चीजें अलग अलग प्रोविंसेस में थे। तो इसी ने एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दिया। नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या होता है भाई, नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है कि अपना अपने देश की भावना जागृत की। नेशनल मूवमेंट क्या होता है, जैसे आज हम बोलते हैं ना कि हम इंडियंस हैं, ठीक है, ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की भावना, एक नेशनलिस्ट भावना है। भाई आज हमारे अंदर सब में ये बात है कि भाई हम इंडियंस है, कोई हमारे बारे में बोले, इंडिया के बारे में बोले, तो हमारा खून खोल उठता है। तो ऐसी भावनाएं, ये एक प्रकार की भावना थी जो लोगों के अंदर जागृति हुई, भाई ये तो ये बाहर के लोग हैं, हम इंडियंस हैं। और हर प्रोविंस के लोगों में एक भावना, और सबको इस भावना ने ही आज एक इंडिया का जन्म दिया, ठीक है। इसीलिए हम मिड 20th सेंचुरी में यानी 1947 में हम आजाद हो पाए, इसी रीजन से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अभी
ये थी मोटी-मोटी कहानी, एक स्टोरी थी भई, ये क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या नहीं हुआ था। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूरोपियंस इन इंडिया। ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू।